ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हम लोग चैप्टर करने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है रेस्पिरेशन। ओके, रेस्पिरेशन, और ये हमारे पास जो है चैप्टर नंबर है 14। ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने अभी देखा कि फोटोसिंथेसिस हमने डिस्कस किया और अब हम लोग बात कर रहे हैं रेस्पिरेशन की। रेस्पिरेशन में हमें क्या करना है, रेस्पिरेशन में जो चीज़ देखने के लिए है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या है कि रेस्पिरेशन आप लोगों ने अभी तक यही देखा है कि सांस लेना सांस छोड़ना, दैट इज द रेस्पिरेशन। ओके, बट वो जो है वो क्या है, एक तरह की ब्रीथिंग है। ठीक है, अगर हम देखें रेस्पिरेशन, अल्टीमेटली हमने देखा कि अभी आप लोगों ने पीछे के चैप्टर में देखा कि फोटोसिंथेसिस हुआ था। फोटोसिंथेसिस का मेन पर्पज क्या था, C6H12O6 ये बनना था। ओके, जब ये बना है तो इसका यूज क्या है, इससे क्या जो है इसका कह सकते हैं कि हम लोग इसको बॉडी कैसे यूटिलाइज करती है। बॉडी जो है इसको डाइजेस्ट करके और ये सेल के पास पहुंचता है जहां से ऑक्सीजन की प्रेजेंस में दैट इज CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी प्रोड्यूस होती है। और जो मेन पर्पज है वो क्या है, एनर्जी प्रोड्यूस ही करना है। एनर्जी प्रोडक्शन ही जो रेस्पिरेशन का मेन पर्पज है। अब एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होती है, अब ये बताने की जरूरत नहीं है कि एनर्जी को हम लोग कहाँ पर यूज करते हैं, एनर्जी की ज़रूरत कहाँ पर होती है। एक्चुअली एनर्जी का यूटिलाइजेशन और कैसे प्रोडक्शन होता है, हमने देखा कि सेलुलर जो एनर्जी होती है वो ATP की फॉर्म में होती है जो हमारी बॉडी के अंदर मिलती है। बट वो किस तरीके से आगे जो है यूटिलाइज होती है और कैसे फॉर्म्ड होती है, पीछे के पोर्शन में हमने देखा कि कुछ एनर्जी मॉलिक्यूल बने थे, उनका फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के अंदर जो कि मेनली यहाँ पर फूड बनने के लिए यूज हो गया था। अब उस फूड का यूटिलाइजेशन कैसे होगा, उस फूड को बनने में जितनी एनर्जी यूज हुई है वो एनर्जी उस फूड के ब्रेकडाउन में भी जो है प्रोड्यूस होगी, और जिसकी जो यूज है वो बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन करते हैं, डिफरेंट पर्पज के लिए करते हैं। ओके, तो जो हम लोग यहाँ पर पोर्शन कर रहे हैं वो है रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन अगर हम देखें तो मेनली इस इक्वेशन को ही रेस्पिरेशन कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, इससे ही एनर्जी प्रोड्यूस होती है। बट अगर हम लोग डेफिनेशन की बात करें तो अपन जो देखते हैं कि रेस्पिरेशन हमारे पास 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, या 2 प्रकार से हम लोग कह सकते हैं। एक होता है हमारे पास दैट इज एक्स्ट्रा सेलुलर, एक होता है इंट्रासेलुलर। एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रासेलुलर। ओके, अगर हम देखें एक्स्ट्रा सेलुलर, ये जो मैम कोई ये स्पेसिफिक टर्म नहीं है इंट्रासेलुलर, जैसे कि हम लोग जो डाइजेशन की बात करें एक्स्ट्रा सेलुलर या इंट्रासेलुलर, जो हम लोग ये बात कर रहे हैं कि एक्स्ट्रा सेलुलर किसी रेस्पिरेशन का टाइप नहीं है, कोई रेस्पिरेशन नहीं है, वो एक ब्रीथिंग प्रोसेस है जो कि हमने सांस लिया सांस छोड़ा, या फिर प्लांट ने जो है ऑक्सीजन, और उसको हम लोग नॉर्मली रेस्पिरेशन कह देते हैं। बट दिस इज नॉट कंसिडर एज ए रेस्पिरेशन। जो सेल के अंदर जब फूड पहुंचता है और वो ऑक्सीजन पहुंचने के बाद इसका जो होता है उसे ही हम मैकेनिकली या हम कह सकते हैं फिजियोलॉजिकली जो है रेस्पिरेशन होता है। ये रेस्पिरेशन जो है वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है जो सेल के अंदर, इसलिए इसे सेलुलर रेस्पिरेशन भी बोलते हैं। ओके, जो एक्स्ट्रा सेलुलर है या हम कह सकते हैं कि सेल के बाहर हो रहा है, वो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग टाइप से होता है। जैसे कि सब ऑर्गेनिज्म के पास एक स्पेसिफिक ऑर्गन होता है जो कि उसे सांस ले सकते हैं। जैसे कि हम देखेंगे कि रेप्टाइल्स में अलग है और एनिलिड के अंदर अलग है, एनिलिडा है, अर्थवॉर्म वगैरह है और है, तो वो स्किन से बाय स्किन जो है वो जो गैसेज का एक्सचेंज कर लेती है, तो वो उसका जो है रेस्पिरेशन नॉर्मल रेस्पिरेशन हुआ। या फिर कुछ ऑर्गेनिज्म है उनके पास स्पेसिफिक ऑर्गन मिलता है, जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं एनिमल में जैसे कि फिशेज हैं,
या रेप्टाइल्स हैं या ओरिफिशिया, उनके पास स्पेसिफिक ऑर्गन, गिल्स हैं, बुक गिल्स हैं, या फिर अदर ऑर्गन हैं जैसे कि हायर एनिमल्स हैं, हायर ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर हमारे पास जो लंग्स भी होते हैं। ओके, तो ये तो हम लोग उसकी बात करें, बट हमारा मेन पर्पज जिस पर हमें पहुंचना है, जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, वो हमारे पास क्या है, सेलुलर रेस्पिरेशन। सेल के अंदर क्या होता है, सेल में अगर हम देखें तो हमें तो ये लग गया कि CO2 ये एनर्जी, दैट इज नॉट इजी टास्क। ओके, वेयर इट इज हैपन एंड विच केमिकल इवेंट अकर। अभी तक हम लोगों ने ये देखा कि इस प्रोसेस से एनर्जी प्रोड्यूस होते, इतनी इक्वेशन जानते थे, बट अब हम लोगों को देखना है कि किस तरीके से एनर्जी मॉलिक्यूल जो है वो क्या होते हैं, बनते हैं, और कौन कौन से केमिकल पाथवे से उन मॉलिक्यूल को गुजरना पड़ता है, और वो अलग अलग किस प्रकार के मॉलिक्यूल बनाते हैं। ओके, ये जो हमारे पास टोटल एंटायर प्रोसेस है वो हम लोग रेस्पिरेशन में या सेलुलर रेस्पिरेशन में कंसिडर करते हैं। ओके, तो यहाँ पर जैसे ही आगे चलते हैं रेस्पिरेशन में, तो सबसे पहले देखते हैं कि रेस्पिरेशन मेन पर्पज क्या है, द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। यहाँ पर एनर्जी का प्रोडक्शन करना है, बट वो यहां पर क्या यूज हो रही है, ऑक्सीजन यूज हो रही है। अब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एनर्जी प्रोडक्शन या ऑक्सीजन की एब्सेंस में एनर्जी प्रोडक्शन, तो दोनों ही एस्पेक्ट को हम लोग देखते हैं कि दोनों ही एस्पेक्ट में क्या जो है रहता है और किस तरीके से एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, एक बार मैं इसको ओके, जो हम लोग देख रहे हैं कि C6H12O6 प्लस O2 CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी। ओके, अब यानी मकसद क्या है यहाँ पर, दैट इज ब्रेक डाउन ऑफ द ग्लूकोज मॉलिक्यूल। ग्लूकोज मॉलिक्यूल का ब्रेक डाउन होना और CO2 वट एवर एनर्जी का प्रोडक्शन होना, यही हमारे पास क्या है, रेस्पिरेशन है। बट ये ब्रेक डाउन यहाँ पर किसकी प्रेजेंस, किसकी जरूरत से हो रहा है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यहाँ पर यूज होगा तभी ये ब्रेक डाउन होगा। बट अगर इन द केस ऑफ, अगर किसी एनिमल या किसी ऑर्गेनिज्म में ये इन द एब्सेंस, फिर ब्रेक डाउन एनर्जी प्रोडक्शन, यानी मकसद क्या है, एनर्जी प्रोडक्शन। अब एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है विदाउट एनी यूज ऑफ ऑक्सीजन। ओके, तो इस प्रकार के रेस्पिरेशन को बोलते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन, है ना। ओके, एनारोबिक रेस्पिरेशन और जो है एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होगा, एरोबिक रेस्पिरेशन में अगर हम लोग देखें तो एरोबिक रेस्पिरेशन में यहाँ पर क्या हो रहा है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। इन द एब्सेंस ऑफ, ये हम लोग डिटेल से करेंगे किस किस तरीके से ये प्रोड्यूस होती है। ओके, तो यहाँ पर अगर इसको मैं रब करता हूँ, जो हम यहाँ पर सबसे पहले ये है कि हम देखते हैं कि रेस्पिरेशन कंप्लीट होने में, रेस्पिरेशन के कंप्लीट होने में किन किन प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, किन किन चीज़ों से, यानी ग्लूकोज मॉलिक्यूल डायरेक्टली कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस नहीं करेगा, डायरेक्टली एटीपी प्रोड्यूस नहीं करेगा, यानी इसे कुछ केमिकल पाथवे से गुजरना पड़ेगा। तो जो सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारे पास तीन महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। अगर हम कहें कि ये तीन इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, वो क्या हैं, पहला तो हमारे पास जो रहेगा वो है सबसे पहले ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस साइकिल या पाथवे ग्लाइकोलाइसिस, और दूसरा है, अब ये ग्लाइकोलाइसिस से क्या होता है, पायरुविक एसिड बनता है। क्या होता है, पायरुविक एसिड। किससे बनता है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल
जो किस में बदलता है, पायरुविक एसिड के अंदर। ग्लूकोज मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है तो इसे हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो इस जो एंटायर प्रोसेस है ग्लूकोज मॉलिक्यूल का पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होना, टूटना, तो हमारे पास जो कहलाता है ग्लाइकोलाइसिस। ओके, ग्लाइकोलाइसिस यानी पहला स्टेप क्या होता है, अगर रेस्पिरेशन को हम लोग डिस्कस करें तो पहले ग्लूकोज मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन होता है एक केमिकल सब्सटेंस के अंदर, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, ओके, पायरुविक एसिड। ओके, दूसरा हमारे पास जो है दूसरा स्टेप अगर हम देखें तो हमारे पास जो ऑक्सीडेशन होता है किसका, पायरुविक एसिड का। और तीसरा स्टेप हमारे पास जो होता है, अब ये होता क्या है वो हम लोग इस चैप्टर में डिटेल से करेंगे कि इस स्टेप में क्या क्या। देखिए पहले मैं बता दूं आपको कि ये जो हैं केमिकल इवेंट्स आपको डीपली देखने होंगे और सिस्टमेटिक ढंग से, क्योंकि एक इवेंट्स या आप एक लेक्चर या बीच में से मिस करते हैं या और करते हैं तो उसमें क्या है कि उसका आगे वाले चीज़ का कनेक्शन नहीं रह पाएगा और इतने बेहतरीन तरीके से ये नहीं हो पाएंगे। ओके, और फिर उसके बाद है हमारे पास क्रैब साइकिल। ओके, क्रैब साइकिल वो साइकिल है जिसके अंदर एटीपी मोस्टली प्रोड्यूस होगी, एटीपी का हमारा प्रोडक्शन रहेगा। ओके, और तीसरा अगर हम देखें तो हमारे पास जो है तीसरा हमारे पास आता है ईटीएस, सॉरी चौथा हमारे पास आता है ईटीएस। ईटीएस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक है। ये है क्या, क्रैब क्या है, ईटीएस क्या है, ऑक्सीडेशन क्या है, ये सारे के सारे स्टेप वाइज हम लोग करते जाएंगे, एक एक चीज को हम लोग समझते जाएंगे। ओके, तो सबसे पहले अगर मैं देखूं तो हमारे पास रेस्पिरेशन यानी ग्लूकोज मॉलिक्यूल है वो जो हमारे पास ग्लूकोज मॉलिक्यूल है वो किस में कन्वर्ट होगा, पायरुविक एसिड में, ठीक है। पायरुविक एसिड के साथ दो अवस्थाएं हो सकती हैं, क्या, या तो वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में जाएगा या ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जाएगा, या तो ऑक्सीजन की एब्सेंस में जाएगा या ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जाएगा। ओके, और अगर एब्सेंस में जाता है तो वो एनोर्बिक रेस्पिरेशन में जाएगा, अगर इसमें जाता है तो एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर जाएगा, ठीक है। तो एरोबिक और एनोर्बिक वो हम लोग डिटेल से करेंगे। तो बट सबसे पहले हमारे पास ये देखने की चीज है कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल से जो पायरुविक एसिड टूटा है, बना है, उसके बाद उसका फ्यूचर क्या रहा है, वो किस में तब्दील हो गया है, ये एरोबिक में जा रहा है या एनोर्बिक में जा रहा है। ओके, ये जानने के बाद ये जो इवेंट्स हैं, सपोज कीजिए ये है तो ये अपनी अलग तरीके से केमिकल इवेंट्स बनाएगा, कुछ बनाएगा, और जो एनर्जी है वो एटीपी की फॉर्म में कितनी एटीपी प्रोड्यूस करेगा, और ये जो है वो अपने केमिकल इवेंट्स जो हम कह रहे हैं कि केमिकल इवेंट 2 ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड, और केमिकल इवेंट जो 3 हमारे पास क्रैब साइकिल है, और फिर हमारे पास केमिकल इवेंट 4 जो कि ईटीएस है, इनसे जो है रन करेगा और मोस्टली जो है हमारे पास एटीपी प्रोड्यूस करेगा। अब एटीपी प्रोडक्शन ही तो मेन पर्पज है ना, कि प्रोडक्शन किसका करना है, अपने को एनर्जी का करना है, और एनर्जी के प्रोडक्शन के लिए कौन कौन से मॉलिक्यूल किस तरीके से रोल प्ले करे वो हम लोग देख रहे हैं। ओके, इसी तरीके से ये जो पूरा का पूरा साइकिल है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे, अगर हम डिस्कस करेंगे तो हमारे पास आता है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस कहाँ पर हैपन होता है, और बाकी इसमें सिर्फ यही नहीं है कि ये साइकिल हमारे पास, ये कौन सा साइकिल कहाँ पर, ये भी जरूरी है, क्योंकि केमिकल इवेंट सेल के डिफरेंट पार्ट के अंदर हैपन होते हैं। ओके, जैसे कि हम लोगों ने कहा, आप लोगों ने खाना खाया, खाना खाने के बाद उस खाने के साथ क्या हुआ, उसके साथ डाइजेशन हुआ, ब्रेक डाउन हुआ, वो प्रोटीन वट एवर विटामिन ग्लूकोज मॉलिक्यूल यानी सब अलग अलग जो है सब्सटेंस के अंदर डिवाइड हो गया, और डिवाइडेशन के बाद वो आपकी बॉडी के ब्लड के जरिए वो डिफरेंट टिश्यूज तक पहुंचता है, और टिश्यू में पहुंचने के बाद वो सेल के अंदर पहुंचता है। जब सेल के अंदर जाता है तो सेल में जाने के बाद, सेल में पहुंचने के बाद जो है
सेल में पहुंचने के बाद भी इसका फर्दर जो है आप कह सकते हैं ब्रेकडाउन या फर्दर प्रोसेस होती है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम देखें सेल में कहां पर जाएगा, दैट इज अ साइटोप्लाज्म में, है ना, साइटोप्लाज्म में। तो साइटोप्लाज्म में जब ये पहुंच जाएगा तब इसके साथ जो पहला साइकिल है हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस जो है बनेगा। अब ग्लाइकोलाइसिस जो पहला स्टेप कह सकते हैं रेस्पिरेशन का, जो कि कहां पर हैपन हो रहा है, साइटोप्लाज्म ऑफ सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर ये जो ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस होगी। अब हम लोग देखते हैं डिटेल से व्हाट इज द ग्लाइकोलाइसिस एंड विच इवेंट टेक प्लेस इन द ग्लाइकोलाइसिस, जिसके अंदर ग्लाइकोलाइसिस से पायरुविक एसिड बनना है। पायरुविक एसिड सिंपली सीधा नहीं बन पा रहा है। देखिए अगर हम देखें तो वो सारे के सारी चीज़ें जो कि हमने फोटोसिंथेसिस में की थी उसके उल्टे चलेंगे। वहाँ पर क्या हुआ था, एनर्जी से फूड बना था, यहाँ फूड से एनर्जी बननी है। तो कहने का मतलब वो जितने भी इवेंट्स हैं वो इवेंट हैं लगभग वही केमिकल सब्सटेंस आप देखोगे जो वहाँ पर फॉर्म हुए थे यहाँ पर ब्रेक डाउन होंगे, और जो यहाँ पर ब्रेक डाउन हो रहे हैं, जो ब्रेक डाउन होने के बाद जिनका फॉर्मेशन यानी जिनमें वहाँ पर तब्दीलियाँ हुई थी वो सारी की सारी इसके उल्टे होंगी। वो कैसे होती है वो हम लोग देखते हैं अभी। जो हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस, नेक्स्ट जो है ग्लाइकोलाइसिस।